साथियों नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। साथियों इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी में 6th यूनिट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आज हम इसमें पब्लिक डेट और ग्रांट्स यानी लोक ऋण या सार्वजनिक ऋण और अनुदानों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सार्वजनिक ऋण क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेट। ठीक है, देखिए समझ सकते हैं इस चीज़ को, सार्वजनिक ऋण या लोक ऋण इसको कहते हैं हम। ठीक है, लोक ऋण। देखिए सरकार जब सार्वजनिक व्यय संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करारोपण यानी टैक्सेशन के द्वारा नहीं कर पाती है तथा घाटे की वित्त व्यवस्था का भी सहारा नहीं ले पाती है। ठीक है, ऐसे समय वहां सरकार सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक आय के बीच के अंतर को लोगों से उधार लेकर ऋण के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करती है। यही सार्वजनिक ऋण है या लोक ऋण है। ठीक है, इस तरह सार्वजनिक ऋण का अर्थ सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण से है। सरकार द्वारा अपने देश के अंदर तथा दूसरे देशों से लिए गए ऋण को लोक या सार्वजनिक ऋण कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक ऋण या तो आंतरिक हो सकता है या विदेशी सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिया जा सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हम जानते हैं जैसे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड होता है, वर्ल्ड बैंक है ना, इस प्रकार की संस्थाएं, या फिर विकास जो विकसित देश हैं, यूरोप है, मतलब यूरोपीय देश हैं और अमेरिका है, तो इस तरह से जो है हमें वहाँ से सार्वजनिक ऋण सरकार जो हमारी होती है वो लेती है। ठीक है, ये चीज़ है। सार्वजनिक ऋण का मामला यह है कि मतलब ऐसा लोन, ऐसा ऋण जो लोगों से, जनता से, है ना, बड़े उद्यमियों से इस तरह से लेते हैं। किस लिए? देश में आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक विकास को आगे कार्य करने के लिए, और ठीक है कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम सार्वजनिक ऋण या हम मतलब सरकार लेती है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए साथियों कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए हम समझेंगे अब अलग अलग प्रकार के ऋणों के बारे में। देखिए जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमने लिया है, ऐसे ऋण जो किसी देश के अंदर उस देश की जनता अथवा बैंक आदि वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसे ऋण क्या होते हैं? ठीक है, विदेशी ऋण होते हैं? नहीं, विदेशी ऋण नहीं हो सकते। आंतरिक ऋण? बिल्कुल सही। उत्पादिक और ऐच्छिक ऋण? ये कुछ नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक ऋण, है ना। ऐसे ऋण क्या होते हैं? आंतरिक ऋण, है ना, देश के अंदर से ही ले रहे हैं। ठीक है, देश की जनता से ले रहे हैं या देश के अंदर के जो है कुछ प्राइवेट बैंक हो सकते हैं या फिर जो बड़े बड़े उद्यमी हो सकते हैं उनसे भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से, है ना, तो क्या कह रहे हैं कि देश की जनता अथवा बैंक से या ऐसे वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किए जाने वाले ऋण को हम क्या कहते हैं? आंतरिक ऋण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा और चीज़ें समझ लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ा विदेशी ऋण, जैसे विदेशी ऋण ये ऑप्शन है, तो विदेशी ऋण क्या होगा? जो उस देश से बाहर, है ना, अन्य देशों से या फिर अन्य वित्तीय संस्थानों से, अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से लेते हैं तो वो विदेशी ऋण होता है। ठीक है, मतलब कि विदेशी अथवा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो ऋण प्राप्त किए जाते हैं उन्हें विदेशी ऋण कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं IMF है, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, अन्य अमेरिकन देश हैं, ठीक है, अमेरिका, या फिर UK यानी कि ब्रिटेन, यानी कि यूरोप कह लीजिए, यूरोप। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं इसके अलावा अन्य जैसे कि ADB है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इस तरह से। या फिर हम ये कह सकते हैं कि SCO, इस टाइप के जो संगठन होते हैं, या है ना अंतर्राष्ट्रीय, कुल मिला के भारत के बाहर की बात कर रहे हैं, तो वे क्या होते हैं? वहाँ से जो ऋण मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी ऋण कहते हैं। ठीक है, विदेशी ऋण हो गया, समझ में आ गया। अब हम उत्पादक, यहाँ पर आंतरिक ऋण तो प्रश्न में ही है,
अब हम बात करेंगे उत्पादक ऋण की। देखिए उत्पादक ऋण जो है वो क्या है, वो ऐसा ऋण है जो कि क्या होता है, उत्पाद कार्यों में लगाया जाता है ना, उत्पाद कार्यों के लिए जो ऋण लिया जाएगा वो आपका उत्पादक ऋण होगा। ठीक है, तो ये हो गया उत्पादक ऋण। अच्छा ठीक है, इसके बाद आता है ऐच्छिक ऋण। अब देखिए ऐच्छिक ऋण क्या है, ऐसा ऋण जो जनता अपनी इच्छा अनुसार, है ना, देखिए ऐसा ऋण जो कि जनता अपनी इच्छा से, ठीक है, अपनी इच्छा से देती है, वो क्या है, ऐच्छिक ऋण है। ठीक है, तो वो क्या है, ऐच्छिक ऋण है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला सवाल देखेंगे, आगे देखेंगे ऐसे ऋण जिनके व्यय से न तो आय प्राप्त होती है और ना ही उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है कहलाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान से समझने की बात है, ऐसे ऋण जिनके व्यय जिनके यानी कि ऐसा मतलब कोई भी धनराशि इसे खर्च करने से न तो आय प्राप्त हो और ना ही उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, तो ऐसी धनराशि जो लोन के रूप में ली जाती है वो क्या है, तो देखिए वो है अनुत्पादक ऋण। ऋण जो है वो क्या है, वो अनुत्पादक ऋण। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद जो हमने अलग अलग देखे हैं, देखिए अनैच्छिक ऋण क्या है। अब देखिए अनैच्छिक ऋण क्या है, अनैच्छिक ऋण का मतलब है कि यहाँ इच्छा की विरुद्ध की बात चल रही है, यानी कि इच्छा नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमने ऐच्छिक ऋण पढ़ा कि जनता अपनी इच्छा से देती है, अब यहाँ अनैच्छिक ऋण मतलब कि ये ऋण देने की इच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ऋण कब दिया जाता है, या तो युद्ध की अवस्था हो, युद्ध की अवस्था हो, ठीक है, तो जबरदस्ती का मामला है, और संकट की कोई अवस्था हो जाए, ठीक है, आपातकाल जैसी स्थिति हो, तो ऐसी अवस्था में, ठीक है, लोगों को ऋण देने के लिए मजबूर कर सकती है सरकार। ठीक है, ऐसे ऋणों को लोग अपनी इच्छा से देना नहीं चाहते। ठीक, तो इसलिए जो है ये अनैच्छिक ऋण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेंगे यहीं पे अल्पकालीन ऋण। देखिए ये अल्पकालीन ऋण क्या है, अब ये ऐसा ऋण है कि मतलब अल्प मतलब कम, है ना, कम समय, ऐसे ऋण या ऐसे लोन जो सरकार 1 वर्ष तक की अवधि के लिए देती है। ठीक है, 1 वर्ष, है ना, 1 वर्ष की अवधि के लिए, लेती है। ठीक है, कौन, सरकार, तो वो क्या है, वो है अल्पकालीन ऋण। मतलब क्या है, समझा हमने, जो ऋण सरकार 1 वर्ष तक की अवधि के लिए लेती है उन्हें अल्पकालीन ऋण कहते हैं। ठीक है, सही है। अगला देखेंगे सवाल। अब देखिए अगला सवाल है, देखिए कह रहे हैं ऐसे ऋण जिनका एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान का चयन सरकार द्वारा किया जाता है कहलाते हैं। देखिए भुगतान के आधार पर यहाँ पर ऋणों की बात चल रही है। ठीक है, देखिए तो इसका क्या आंसर है कि देखिए यहाँ पर प्रतिदेय ऋण ये कहलाते हैं। ठीक है, इसको शोध्य ऋण भी कहते हैं हम। ठीक है, शोध्य, ठीक है, ये शोध्य ऋण यानी कि समझिए ये वे ऋण हैं जिनका एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान का चयन सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए एक बहुत बड़े आर्थिक विद्वान हुए हैं जेके मेहता। ठीक है, जेके मेहता, ठीक है, उन्होंने कहा है इस संबंध में कि प्रतिदेय ऋण वे ऋण हैं जिसको सरकार द्वारा एक भावी तिथि पर भुगतान करने का वचन दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए समझ में आ गया कि निश्चित अवधि के बाद भुगतान का चयन सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसे ऋण क्या है, शोध्य ऋण है या प्रतिदेय ऋण है। चलिए इसके बाद अप्रतिदेय ऋण देख लीजिए। देखिए अप्रतिदेय ऋण क्या है, इसको अशोध्य ऋण कहेंगे। ठीक है, वही अशोध्य ऋण हो जाएगा ये। ठीक, अब ये ऐसे ऋण हैं जिनके मूलधन के भुगतान की कोई तिथि नहीं होती। ठीक है, यानी इसमें जो मूलधन लिया जाता है, ठीक है, इसके भुगतान के लिए मूलधन, देखिए मूलधन भुगतान के लिए
कोई डेट हम तय नहीं करते, ठीक है। मूलधन भुगतान के लिए डेट जो है तय नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन ब्याज के भुगतान की गारंटी सरकार देती है। यहाँ पर ये एक केस और है, साथ में हमने समझ लिया कि एक चीज़ और भी बताई, क्या बताई, ब्याज के भुगतान की गारंटी दे रहे हैं सरकार को, सरकार द्वारा क्या है, ब्याज के भुगतान की गारंटी है ना, ब्याज के भुगतान की गारंटी। तो ये तो सरकार दे रही है, लोन लेगी तो, ठीक है। तो ऐसे ऋण को हम क्या कहेंगे, ऐसे ऋण को हम सार्वकालिक अथवा बेमियादी, है ना, बेमियादी ऋण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेमियादी ऋण, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो हमने समझा, दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं, ये ऐसे ऋण हैं जिनका भुगतान सरकार को ब्याज सहित एक निश्चित अवधि तक कर देना पड़ता है, ठीक है। और मतलब ये जो शुद्ध ऋण कौन से हमने अभी बताया, जिनका भुगतान सरकार को एक ब्याज सहित एक निश्चित अवधि तक कर देना होता है, ये शुद्ध ऋण होते हैं, जिनकी बात हमने अभी सवाल में भी कर रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत अशुद्ध ऋण के संबंध में क्या बात होनी, सरकार ऐसा कोई वादा नहीं करती है कि इस डेट को हम दे देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऋणों में सरकार केवल ब्याज का भुगतान करेगी, अशुद्ध ऋण में, ठीक है, अप्रतिदेय में मूलधन के भुगतान की चिंता नहीं करती है, देते रहेंगे आराम से, ब्याज टाइम से देते रहेंगे, लेकिन मूलधन हम आराम से देंगे, ठीक है। इस तरह से मामला क्या है, अप्रतिदेयकरण है, वो ऋण है ये। अब देखिए, अब हम इसके बाद देखेंगे सकल ऋण, है ना। सकल ऋण क्या है, देखिए सकल ऋण क्या है, इसको भी समझ लेंगे यहीं पे। किसी समय विशेष में सरकार के जितने ऋण होते हैं, देखिए समय विशेष की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये है, समय विशेष में सरकार के जितने भी ऋण हैं, है ना, जितने भी ऋण, तो अब कह रहे हैं कि जितने भी ऋण होते हैं उन सब के योग को, ठीक है ना, जितने भी ऋण हैं सबका योग, है ना, सबका योग। अब देखिए सबका योग जो है वो क्या है, सकल ऋण है, वही सकल ऋण है, ठीक। यदि सरकार ऋणों का भुगतान करने के लिए कोई विशेष कोष एकत्र करती है, तो उस कोष को कुल ऋण राशि में से निकालकर, ठीक है, जो कुछ शेष बचत है वह शुद्ध ऋण है, या शुद्ध ऋण मतलब सकल ऋण कहलाता है, ठीक है। शुद्ध सकल ऋण हमने क्या बताया अभी किसी समय विशेष में सरकार के जितने भी ऋण हैं उन सब के जोड़ को सकल ऋण कह रहे हैं। अब सरकार ऋणों का भुगतान करने के लिए कोई विशेष कोष बनाए अगर, तो उस कोष को कुल ऋण राशि में से निकालकर जो कुछ बचेगा, जो शेष बचत बचती है, उसे शुद्ध ऋण कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अंतर है, थोड़ा सा समझ लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब ऐसे ऋण जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों को स्वतंत्रता पूर्वक खरीदा व बेचा जाता है, देखिए सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि, ठीक है, बॉन्ड वगैरह होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या है, उन्हें क्या कहते हैं, यही कह रहे हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, विपणन योग्य ऋण, विपणन अयोग्य ऋण, प्रतिफलित ऋण, या इनमें से कोई नहीं। देखिए सरकारी प्रतिभूतियों को स्वतंत्रतापूर्वक खरीदा व बेचा जाता है, ऐसे ऋण, देखिए जैसे कह रहे हैं विपणन योग्य की ही बात करते हैं, तो विपणन योग्य ऋण अथवा इनको हम विक्रय योग्य कहते हैं ना, विक्रय योग्य ऋण, ये यही आंसर है इस सवाल के लिए। देखिए विक्रय योग्य अथवा विपणन योग्य ऋण वे हैं जिनमें सरकारी प्रतिभूतियों को स्वतंत्रतापूर्वक खरीदा व बेचा जाता है, ठीक है। आजकल अधिकांश ऋण जो है ना इसी श्रेणी के हैं, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे ऋण जिन्हें सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर प्राप्त किया गया हो,
जिन्हें खुले बाज़ारों में बेचा जा सकता हो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? विपणन योग्य ऋण या विक्रय योग्य ऋण। देखिए, जैसे हमने कभी डाक खाने का बचत पत्र देखा होगा, है ना, डाक खाने का बचत पत्र, ये एक्चुअली इसका एग्जाम्पल है, सरकारी प्रतिभूति का एक प्रकार है ये, है ना। तो इसके आधार पर जो ऋण लिया जाता है सरकार द्वारा, वो क्या है हमारा विपणन योग्य ऋण है, ठीक है। चलिए अगला देख लेंगे हम। देखिए यहाँ पर अगला सवाल यह है कि ऋण पर ब्याज और ऋणों की किस्त अदायगी के लिए की जाने वाली कार्रवाई क्या कहलाती है? देखिए साहब, देखिए दोस्तों, सवाल ये था कि ऋण पर ब्याज और ऋणों की किस्त अदायगी के लिए की जाने वाली कार्रवाई क्या कहलाती है? तो इस कार्रवाई को हम ऋण सेवा कहते हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। देखिए ऋण जाल, यहाँ पर जो अगला विकल्प दिया गया है वो देखिए, इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। ऋण जाल क्या है? देखिए ऋण जाल क्या है कि आपके ऊपर अगर पहले से कोई लोन है, ठीक है, पहले से कोई ऋण है, तो पहले से अगर कोई लोन है, ठीक है, कोई ऋण आपने ले रखा है, तो इसे उतारने के लिए, ठीक है, इसे ऋण को उतारने के लिए आपको दोबारा यानी नया ताज़ा ऋण लेना पड़ेगा। मतलब ये ताज़ा ऋण है ना, तो ये एक प्रकार से जाल जैसा है, ट्रैप है ना, लोन ट्रैप। तो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले से कोई ऋण है, वो उसको उतारने के लिए दूसरा ऋण ले लो, ठीक है। तो इसे कहते हैं ऋण जाल, ठीक। चलिए अब ऋण व्यवस्था, ये तो कोई बात ही नहीं है, ऋण व्यवस्था जैसी कोई बात क्या है। आगे देखेंगे अगला सवाल, ठीक है। देखिए जब सरकार अपने ऋण को चुकाती है तो उसको क्या कहते हैं? सरकार द्वारा अपने ऋण को चुकाना क्या कहलाता है? देखिए इस प्रक्रिया को विमोचन कहते हैं, ठीक है, ऋण विमोचन, ठीक है। तो ये हमने सार्वजनिक ऋण के ऊपर कुछ प्रश्न अब ये भी हमने हल किए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पर अनुदान, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुदान, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इस शब्दावली बड़ी कठिन है, इसलिए हमने इसको इंग्लिश में ही कंसीडर किया है। देखिए कह रहे हैं ग्रांट, अनुदान को ग्रांट कहते हैं, ठीक है, सहायता, मतलब एक प्रकार से सहायता की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चलिए कह रहे हैं ग्रांट इज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशन गिव्स टू अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज। तो यहाँ मतलब ये है कि ग्रांट एक ऐसी मतलब ऐसी धनराशि है ना, जो कि किसी सरकार या किसी ऐसे वित्तीय संस्थान द्वारा किसी एक व्यक्ति या फिर ऐसे किसी संगठन को किसी विशेष पर्पज के लिए दी जाती है, ठीक है। ये अनुदान होता है, इसे हम ग्रांट कहते हैं। देखिए और समझते हैं, ग्रांट इज अ फंड गिवन बाय ए पब्लिक बॉडी, ठीक है, गवर्नमेंट हो सकती है, चैरिटेबल फाउंडेशन हो सकता है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ग्रांट मेकिंग इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जैसे जैसे बैंक हो सकता है कोई, ठीक है, इस तरह से प्राइवेट बैंक भी हो सकता है। टू एन इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति को, है ना, या फिर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अलाभकारी संगठन जो है, समटाइम्स अ बिजनेस और अ लोकल गवर्नमेंट बॉडी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज लिंक्ड टू अ पब्लिक बेनिफिट। यानी जो ये अनुदान दिया जाएगा वो कैसा, किससे संबंधित होगा? वो पब्लिक बेनिफिट है, नहीं, जन कल्याण से संबंधित होगा। अनलाइक लोन्स ग्रांट्स आर नॉट टू बी पेड बैक। अच्छा, मतलब कि जो ग्रांट्स हैं वो कैसे होते हैं, इनको वापस नहीं करना होता है, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो ये है अनुदान या ग्रांट्स, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अब हम। देखिए ग्रांट्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ समझ लीजिए, सहायता या अनुदान जो आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए अनुदान संविधान में, भारतीय संविधान में आर्टिकल 115 और आर्टिकल 116 में इससे संबंधित प्रावधान है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 115 के अंदर ये तीन
जो है ग्रांटों के बारे में, ग्रांट्स के बारे में, ठीक है, प्रावधान है। और आर्टिकल 116 में इन 3 ग्रांट्स के बारे में प्रावधान है। देखिए पहला है सप्लीमेंट्री ग्रांट, इसको अनुपूरक अनुदान कहते हैं। एडिशनल यानी, ठीक है, अतिरिक्त अनुदान। एक्सेस यानी अधिक अनुदान, ठीक। तो इसके बाद आता है वोट ऑन अकाउंट, यानी कि इसको कहते हैं हम लेखानुदान, ठीक है, लेखानुदान। और वोट ऑफ क्रेडिट को कहते हैं हम प्रत्यानुदान, ठीक। और एक्सेप्शनल ग्रांट को हम क्या कहते हैं, अपवाद अनुदान, ठीक है। चलिए अब हम इसे एक एक करके समझेंगे। देखिए सबसे पहले हमने दिया है यहाँ पे सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब देखिए इसे समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, अनुपूरक, ठीक है, अनुपूरक अनुदान। देखिए क्या कह रहे हैं, इट इज ग्रांटेड, ठीक है, व्हेन द अमाउंट ऑथोराइज्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर ए सर्विस इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर। देखिए समझिए ध्यान से, कह रहे हैं कि ये ग्रांट तब दिया जाता है जब, ठीक है, अब इसे हम ऐसे समझते हैं। देखिए जब संसद में बजट पेश किया जाता है, ठीक है, बजट के संबंध में यहाँ थोड़ा समझेंगे कि जब संसद में बजट पेश किया जाता है तो संसद में बजट में, ठीक है, किसी योजना विशेष से संबंधित कोई मतलब कोई धनराशि आवंटित की गई, या हमने कह दिया कि भैया पर्टिकुलर योजना है और उस योजना के लिए हमने 500 करोड़ रुपए, ठीक है, प्रावधान कर दिया उसके लिए, तो वो 500 करोड़ उस योजना पर लगाए जाएंगे। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम समझ रहे हैं 1 फरवरी को बजट पेश होगा, तो बजट को प्रभावी होने में 2-3 महीने लग गए, ठीक है, मान लीजिए मई तक वो प्रभावी होगा, तो 3 महीने उस योजना पर, जो बजट प्रभावी होने में 3 महीने लग गए, और योजना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च अगली साल तक होता है। तो वो 500 करोड़ रुपए जो हमने लगाए हैं, शुरू किए हैं, तो वो क्या है, ठीक है, उसमें अब 3 महीने लग गए, तो वो महंगाई भी बढ़ गई, तो वो 500 करोड़ कम पड़ जाएंगे उस पर्टिकुलर योजना के लिए, यानी कि उस पर धन जो है वो जो हमने आवंटित किया था, सरकार को मिला था संसद की तरफ से, वो इनसफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो वो इनसफिशिएंट हो गया, तो अब उसके लिए हमें और ग्रांट चाहिए, तो वो ग्रांट संसद हमें कब देगा या किस फॉर्म में देगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट के रूप में देगा, ठीक है। इसी के लिए जो हम डिमांड करेंगे, हम मतलब सरकार डिमांड करेगी, एग्जीक्यूटिव एजेंसी यानी कि कार्यपालिका जो हमारी है, वो मांग करेगी संसद से कि आप हमें सप्लीमेंट्री ग्रांट दीजिए इस योजना को कार्यान्वित आगे करने के लिए, ठीक है। तो ये है सप्लीमेंट्री ग्रांट, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला है एडिशनल ग्रांट। अब देखिए यहाँ क्या है, ये कह रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त अनुदान। अब देखिए, इट इज ग्रांटेड व्हेन देयर इज ए नीड फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन सम न्यू सर्विस विच इज नॉट मेंशन्ड इन द बजट। देखिए ये कह रहे हैं कि जब हमने मतलब जब सरकार बजट पेश करती है, तो बजट में योजनाएं, स्कीम्स, है ना, प्रोजेक्ट्स, इस प्रकार की रहती हैं बातें, मतलब, है ना। तो ये तो हो गया बजट। अब बजट के बाद जून जुलाई में मान लीजिए सरकार को कोई नई योजना लॉन्च करनी है, ठीक है, नई अगर कोई योजना लॉन्च करनी है, तो वो अब उसको लॉन्च तो कर देंगे, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, उसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि बजट में तो उसका जिक्र ही नहीं है। अब बजट में जिक्र नहीं है, तो आप अब चूंकि एक नया काम कर रहे हैं, तो उसके लिए फंडिंग चाहिए, तो उसके लिए हम सरकार जो है वो संसद से कैसे मांगेगी, तो उसके लिए ग्रांट मांगेगी, तो वो ग्रांट जो होगी वो कैसी होगी, एडिशनल ग्रांट, ठीक है, उसको एडिशनल ग्रांट हम कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए आगे देखेंगे, अगला है एक्सेस ग्रांट। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेस ग्रांट, इसे समझ लेंगे, इसको हम अधिक अनुदान कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इट इज़ ग्रांटेड व्हेन मनी हैज़ बीन स्पेंट
ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट ईयर। ये क्या कह रहे हैं कि जैसे किसी योजना के लिए हमने कोई है ना वित्तीय वर्ष में जो धन बजट में प्रावधान किया था और उसमें उस पर्टिकुलर जो आवंटित राशि थी उससे ज़्यादा खर्च हो गया। मान लीजिए 500 करोड़ रुपए किसी योजना के लिए, ठीक है, आवंटित किए गए थे और खर्चा हो गया 700 करोड़ का, ठीक है। तो 200 करोड़ फालतू खर्च हो गए, एक्स्ट्रा खर्च हो भी सकते हैं, क्योंकि जब से शुरू होता है और उसके योजनाएं भी ऐसी होती हैं कि वो लंबा समय लेती हैं, तो उसमें महंगाई भी बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो पैसा अपने आप बढ़ ही जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि 500 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो गए, 700 करोड़ खर्च हो गए। अब ये 700 करोड़ खर्च हो गए तो क्या हुआ? अब आप ये कह सकते हैं कि 200 करोड़ कहाँ से आए? तो ये 200 करोड़ क्या है कि देखिए, सरकार जो है वो पब्लिक अकाउंट से निकाल तो लेती है, ठीक है, अप्रूवल के द्वारा निकाल लेती है, और उसके बाद फिर जो है जो होते हैं हमारे भारत के, मतलब है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उसको ऑडिट करने के बाद फिर ये इसकी जांच की जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा, और फिर उसके बाद फिर साल के अंत में फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तब जब उसके ऊपर वोटिंग होती है लोकसभा में, और इस तरह से पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी उसके ऊपर क्या करती है, अपनी रिपोर्ट देती है, रिकमेंडेशन देती है कि जो जो खर्चा किया गया है या जो भी है वो सही है, रेगुलर है, पूरा मतलब सही तरीके से किया गया है। तो ये मामला है कि जितना हमने तय किया था बजट में उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, तो ये एक्सेस, तो जो ज़्यादा है वो उसके लिए ग्रांट के लिए हम बात, जब मतलब सरकार जब बात करती है पार्लियामेंट से, तो उसको हम कहते हैं एक्सेस ग्रांट, ठीक है। चलिए अब यहाँ आगे देखेंगे वोट ऑन अकाउंट। देखिए लेखानुदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, वोट ऑन अकाउंट इज जस्ट एन इंटर्म परमिशन टू स्पेंड मनी एज अगेंस्ट ए फुल बजट विच इज एन एलोबरेट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट इंक्लूडिंग चेंजेस इन टैक्सेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे देखिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, चुनावी वर्ष हो, ठीक है, चुनावी वर्ष, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2024 में आम चुनाव होंगे भारत में, ठीक है। तो 2024 में जब चुनाव होंगे तो सरकार फुल बजट पेश नहीं कर सकती उस साल में, ठीक है। ऐसा भी मान के चलिए कि चलिए मई में चुनाव होंगे, तो मई में चुनाव होंगे तो और फरवरी में बजट पेश करेगी सरकार, तो पूरा बजट पेश नहीं कर सकती है। तो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो इंटर्म बजट पेश करे, या फिर वो वोट ऑन अकाउंट के द्वारा पैसा ले ले। किस लिए ले ले? ताकि वो उन 2-3 महीनों का काम चला ले अपना, ठीक है, ये शॉर्ट टाइम के लिए है ना। तो उन 2-3 महीने जैसे फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई, या 2-3 जैसे शॉर्ट पीरियड की बात, स्पेसिफिक पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो पैसे की ज़रूरत है तो वो कैसे आएगा? तो वो वोट ऑन अकाउंट से आएगा, ठीक है। यानी सरकार जो है कहाँ से ले लेगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो हमारा है, ठीक है, CFI जिसको कहते हैं, जिसके बारे में प्रावधान 266 में, ठीक है, दिए गए हैं। तो ठीक है, तो वो जो है वहाँ से पैसा तो ले लेगी सरकार, ठीक है, और उन 2-3 महीनों का काम चल जाएगा। उसके बाद जब नई सरकार का गठन होगा तब पूरा बजट पेश किया जाएगा, नई सरकार पेश करेगी, ठीक है, अगले पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, या जो भी टाइम पीरियड बचता है उसके लिए, और फिर ऐसे, ठीक है। तो ये होता है लेखानुदान। चलिए हम आगे देखेंगे। अब अगला सवाल है, सॉरी अगला है वोट ऑफ क्रेडिट। देखिए ये चीज़ थोड़ा समझने वाली है। वोट ऑफ क्रेडिट इसको कहते हैं प्रत्ययानुदान, ठीक है। प्रत्ययानुदान, ठीक है। देखिए, इट इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ठीक है, व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड और द इंडेफिनिट कैरेक्टर ऑफ द सर्विस द डिमांड कैन नॉट बी स्टैंड विद द डिटेल्स ऑर्डिनरली गिवन इन एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे
ये कुछ ऐसी स्थिति है कि, है ना, विशेष परिस्थिति की बात कर रहे हैं, ऐसी विशेष परिस्थिति जिसके बारे में कुछ भी पता ना हो। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि ऐसी विशेष परिस्थिति, ठीक है, जिसके बारे में कुछ भी हमें पता ना हो। अब ये ऐसी स्थितियाँ क्या हो सकती हैं, देखिए जैसे हमने अभी भी, ठीक है, देखिए जैसे अगर हम बात करें बाढ़ की बात करें, चलिए बाढ़ की बात कर लीजिए, या फिर आप कोविड की सिचुएशन की बात कर लीजिए, कोविड-19 आया था तो उस समय की बात कर लीजिए। ठीक है, देखिए कोविड की सिचुएशन ऐसी थी कि ये तय कर पाना मुश्किल था कि क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था, तो लॉकडाउन लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन हाँ अंतिम विकल्प भी यही था, क्या करें। तो ये चीज़ है कोविड-19 से हमने, अब कोविड-19 से लड़ने के लिए, बचने के लिए, ठीक है, सरकार को पैसा भी चाहिए, तो जो वो पैसा दिया जाएगा, मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। अब ये इस कोविड के बारे में हमने बजट में बात तो की नहीं थी कि भैया कोविड आएगा तो उसके लिए हमें इतना पैसा आवंटित कर दीजिए, तो बजट में ये स्थिति नहीं थी। ठीक है, ऐसी स्थितियों के बारे में, जैसे बाढ़ आएगी, अगर किसी स्थिति मान लीजिए बाढ़ आ जाती है किसी जगह पे, तो बाढ़ कोई ऐसी बात नहीं है कि बजट में कह दें हाँ साहब बाढ़ आएगी तो उसके लिए इतने 1,000 करोड़ रुपए ग्रांट कर दीजिए या फिर इतने रुपए से काम चल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो वोट ऑफ क्रेडिट एक प्रकार से संसद द्वारा, है ना, एग्जीक्यूटिव एजेंसी को दिया गया एक ब्लैंक चेक है। ठीक है, ये ब्लैंक चेक की तरह है, जो कि सरकार जो है किसी भी विशेष परिस्थिति से लड़ने के लिए, निपटने के लिए, ठीक है, उसको धनराशि की ज़रूरत होती है तो वो इसी के थ्रू निकाल लेती है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट से वोट ऑफ क्रेडिट के थ्रू। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखेंगे हम। इसके बाद आता है एक्सेप्शनल ग्रांट। देखिए अपवाद की बात है ये। देखिए अपवाद की स्थिति ये है कि ऐसा मामला है यहाँ पे कि इस चीज़ के लिए, है ना, किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई करंट सर्विस, मतलब कोई करंट सर्विस का मतलब कोई योजना या कोई ऐसी बात, कोई प्रोजेक्ट, कोई स्कीम, ऐसा तो है नहीं कि उसके थ्रू चल रही हो, तो यहाँ पर किसी करंट स्कीम या करंट कोई सर्विस के से अलग की बात कर रहे हैं। ठीक है, नो पार्ट ऑफ द करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये ग्रांट किस लिए की जाती है, एक्सेप्शनल पर्पज़ के लिए की जाती है, बिल्कुल अपवाद की स्थिति हो। अब यहाँ हम समझ लेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमें कोविड की वैक्सीन बनानी है, वो लगवानी है पूरे देश में, है, तो कोविड वैक्सीन की अगर बात करें, ठीक है, तो वो कोविड वैक्सीन क्या साल में एक बार लगेगी, मतलब साल में एक बार नहीं, कई, ऐसा नहीं है कि एक साल में 2 बार लगेगी, 3 बार लगेगी, 4 बार लगेगी, डोज अलग चीज़ है, बाकी वैक्सीन एक बार लगाई जाती है। ठीक है, तो वैक्सीन एक बार लगाई जाएगी तो वो, है ना, अपवाद की स्थिति है, हर बार नहीं लगाई जाएगी, हर बजट में उस चीज़ के लिए प्रावधान या ऐसा कुछ नहीं है, तो उसके लिए एक बार पैसा आवंटित होना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं है कि बजट में उस बात के लिए बात की जाएगी। हिसाब हमें पता था कि, है ना, कोविड आएगा और उसके लिए हमें वैक्सीन बनानी है, तो ऐसा नहीं। तो इस सिचुएशन से हमें निपटने के लिए वैक्सीन बनानी है, निकालनी है, बनानी मतलब लगवानी है, तो कुछ धनराशि हमें चाहिए, तो वो हम एक्सेप्शनल ग्रांट के थ्रू संसद से लेंगे। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल को ऐसे समझिए, मान लीजिए ओलंपिक के खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो सरकार खुश होकर के इनाम की घोषणा करेगी। तो ये ऐसा नहीं है कि हर बार हर वक्त ऐसा चलता रहेगा, है ना, ये रेयर है मामला, है ना, तो ये कभी कभार का मामला होता है, इसलिए इसे अपवादानुदान कहते हैं, एक्सेप्शनल पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो कभी कभार इस चीज़ को दिया जाता है, सरकार इनाम की घोषणा करेगी कि हाँ साहब चलिए इन्होंने, है ना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो हम इनको इतने करोड़ रुपए की इनाम की घोषणा करते हैं, तो वो कहाँ से मिलेगा, एक्सेप्शनल ग्रांट से मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है टोकन ग्रांट। अब देखिए ये टोकन ग्रांट क्या है, ये क्या है कि देखिए इट इज़ ग्रांटेड व्हेन फंड्स टू मीट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑन ए न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाई रीअप्रोप्रिएशन। A demand for the grant of a token sum may be submitted
to the vote of the House, and if the House assents to the demand, funds may be also made available। देखिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मामला इस तरह से है कि मोटे मोटे तरफ ऐसे समझ लीजिए कि मतलब कि दो डिपार्टमेंट को पैसा जैसे बजट में देते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि किसी एक डिपार्टमेंट ए को हमने और एक डिपार्टमेंट बी को, ठीक है, इस ए को हमने 100 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, और बी को भी 100 करोड़ रुपए दिए। अब इस 100 करोड़ वाले ने इसका खर्चा जो है 60 करोड़ ही रहा, और इसने जो है खर्च कर दिए मतलब ऐसे मान लीजिए कि ज़रूरत पड़ रही है 120 करोड़ की, ठीक है। तो अब ये 120 करोड़ में 20 करोड़ जो चाहिए वो यहाँ से ले सकता है, मतलब कि ये कहाँ से ले सकता है, ए डिपार्टमेंट से ले सकता है। तो अब ये लेगा कैसे, इस चीज़ के लिए ही तो मामला है, रीअप्रोप्रिएशन, यानी कि कुछ स्पेशल वो नहीं करना है, मतलब कि हमें अलग से, है ना, वो नहीं कहना है कि हमें अलग से CFI से पैसा चाहिए, नहीं, बल्कि ये जो आपने पहले से यहाँ पर जो दे रखा है ये एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा यहाँ ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा खर्चा करने की, तो यहाँ से हमें दे दीजिए। तो वो मतलब है कि ये ग्रांट ऑफ ए टोकन सम में बी सबमिटेड बाय द वोट ऑफ द हाउस, है ना, यानी ये पार्लियामेंट इसे तय करेगा, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट हाँ कर देगा तो ये जो पैसा है वो बी डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार से टोकन ग्रांट इस तरह से है, ठीक है। चलिए इस विषय में कुछ सवाल करते हैं। देखिए यहाँ पहला सवाल है, ए ग्रांट प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर द पार्ट ऑफ द ensuing फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग द रेगुलर पासेज ऑफ द बजट इज कॉल्ड। देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि ग्रांट प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाएगा, ठीक, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो हमने पहले से तय किया हुआ था, फॉर द पार्ट ऑफ इंसुइंग फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग रेगुलर पैसेज ऑफ द बजट। अब यहाँ मेरे कह रहे पेंडिंग द रेगुलर पासेज ऑफ द बजट, यही मुख्य पॉइंट है यहाँ पे समझने का, कि एक फाइनेंशियल ईयर में बजट जो है वो पास नहीं हो पाएगा और वो नहीं हो पा रहा है टाइम से, है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पैसा कहाँ से लाएंगे, वोट ऑन अकाउंट से लाएंगे, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी, आप देख सकते हैं एक बार फिर से। ये देखिए ये हमने पढ़ा था कि इंटर्म परमिशन टू स्पेंड मनी एज अगेंस्ट ए फुल बजट विच इज एलेबरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट इंक्लूडिंग चेंजिंग इन द टैक्सेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो पूरी साल का बजट अभी पेश करना संभव नहीं है, जैसे कि या तो चुनावी साल हो या फिर जो है वो ऐसे कह लीजिए कि 2-3 महीनों के लिए हमें बजट चाहिए, तो वो फिर जो है वोट ऑन अकाउंट से मिलता है। तो ये चीज़ थी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ अगला सवाल ये है, कह रहे हैं पेमेंट्स, है ना, पेमेंट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर ऑथोराइज्ड बाय द मनी विल, एप्रोप्रिएशन एक्ट, फाइनेंस एक्ट या कंसोलिडेटेड फंड एक्ट। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से बोलते हैं, ठीक है, भारत की संचित निधि, ठीक है, देखिए राज्यों की भी अपनी संचित निधि होती है, तो भारत की संचित निधि जो है ना, 266 नंबर में दी गई है, संविधान के 266 नंबर आर्टिकल में। तो ये यहाँ से जो पैसा दिया जाता है वो कैसे पास किया जाता है, तो कह रहे हैं कि कौन से, मनी बिल, नहीं, मनी बिल से नहीं करते, फाइनेंस एक्ट से भी नहीं करते, कंजीज से भी नहीं, एप्रोप्रिएशन एक्ट कहते हैं इसको, ठीक है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं विनियोग अधिनियम, है ना, विनियोग अधिनियम, ठीक। अब ये विनियोग अधिनियम जो है वो लाया जाता है, ठीक है, और इसका जो प्रावधान है 114 नंबर में दिया गया है, ठीक है, 114 नंबर में ये बताया गया कि विनियोग अधिनियम पास किया जाएगा तभी जो भी बजट है या जो भी प्रक्रिया है
पैसा निकालने के लिए वो भारत की संचित निधि से तब निकाली जाएगी जब विनियोग अधिनियम पास हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, वो है वोट ऑन अकाउंट, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। वोट ऑन अकाउंट इज मीट फॉर, तो कह रहे हैं कि वोट ऑन द रिपोर्ट ऑफ कैग टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, एप्रोप्रिएट फंड्स पेंडिंग पासेज ऑफ बजट या बजट। देखिए वोट ऑन अकाउंट की जो हम बात कर रहे थे, वोट ऑन अकाउंट यानी लेखानुदान, है ना, लेखानुदान जिसकी अभी बात कर रहे थे, तो वो क्या है कि वो बजट का मामला है ना, पेंडिंग पासेज ऑफ बजट, कम टाइम के लिए जो पैसा चाहिए वो है वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। सवाल है एस्टीमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर सबमिटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ। तो देखिए क्या करें कि जो खर्चे का अनुमान है, आकलन है ना, एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे का आकलन या अनुमान, आर सबमिटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद के सामने रखा जाता है, किस फॉर्म में, डिमांड्स फॉर ग्रांट, ठीक है, डिमांड के रूप में देखते हैं ना, अनुदान की मांग, इसको हम क्या कहते हैं, अनुदानों की मांग, ठीक है, ये है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखिए कह रहे हैं द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल, है ना, ऑफ द फंड्स, पैसा निकालने के लिए ऑथराइजेशन, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है ना, भारत की संसद ही, भारत की संसद भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए अनुमति प्रदान करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है वोट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड्स फॉर मेकिंग, है ना, वोट ऑफ क्रेडिट यानी प्रत्यानुदान जो है हमारा, उसकी बात करें तो क्या है कि एन एक्सेप्शनल ग्रांट विच फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ करंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। तो ये क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया एक्सेप्शनल ग्रांट ही है, ये तो एक्सेप्शनल ग्रांट है ना, तो ये होगा नहीं। चलिए एनी ग्रांट इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल, ये पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक पीरियड की, और एडवांस पैसे की बात कर रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा वोट ऑन अकाउंट, ये वोट ऑन अकाउंट है ना, अकाउंट। इसके बाद अगला क्या है, ए ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन रिसोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर अगला क्या है ये देख लेते हैं, ए ग्रांट फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन ए न्यू सर्विस नॉट, अच्छा ये क्या करें कि जैसे कोई हमने पढ़ा था कि अगर हमने ऐसी कोई नई सर्विस शुरू की जिसके बारे में हमने बात बजट में नहीं की थी, तो वो क्या है, एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल ग्रांट है, ये क्या है, ये तो एडिशनल ग्रांट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ग्रांट, तो आंसर यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। ए ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन रिसोर्स ऑफ इंडिया, यानी ऐसी बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई स्थिति जिसकी मैग्नीट्यूड है, जिसका कोई दायरा के सीमित ना हो, है ना, पता नहीं हो, हम ये तय नहीं कर सकते कि वो किस तरह से कवर किया जाएगा, तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा, तो वो है वोट ऑफ क्रेडिट, ठीक। चलिए साथियों हमने इस वीडियो में पब्लिक डेट, ठीक है, और ग्रांट्स, है ना, इन 2 टॉपिक्स को समझा ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है ना, अच्छा लगा है, और तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।